हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सारे लोग। आई होप कि बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे अपनी। और भी अपना बेसिक मैथ्स कंप्लीट हो चुका है ना। उसके सारे लेक्चर्स तुम्हें चैनल पे मिल जाएंगे, अगर कोई नया है तो जाके चेकआउट कर सकता है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक वेक्टर। और वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्यों डिफाइन करने की ज़रूरत है, ये सब हम चीज़ें पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर तुम चैनल पे नए हो तो वीडियो पूरा देखना, और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्लासेस वगैरह की रेगुलर अपडेट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना @फिजिक्स माफिया, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। एक डाउट ग्रुप भी बना हुआ है अपना, फिजिक्स माफिया डाउट किलर्स के नाम से। उस पर हमेशा 24/7 ओपन रहता है, और कोई भी अपना डाउट कभी भी भेज सकता है, फिजिक्स के डाउट। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं उसका आंसर कर देता हूँ। और 10:30 PM पे मैं डेली लाइव ऑडियो सेशन लेता हूँ, ठीक है ना। लाइव ऑडियो सेशन लेता हूँ जिसमें जो बच्चे जो हैं अपने डाउट्स डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है, ये लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट हो, या फिर उसके अलावा कोई क्वेश्चन उन्होंने सोल्व करे उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो वो जा करके वो डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी तुम्हें सारी की सारी, है ना। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अपना चैनल, क्लासेस की अपडेट्स के लिए, नोट्स वगैरह के लिए। जो भी पढ़ाऊंगा सारे नोट्स तुम्हें वहीं मिलेंगे, सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और पूरा कंप्लीट फ्री कोर्स है, जो कि 11th और 12th की पूरी फिजिक्स और अच्छे लेवल की और एडवांस ओलंपियाड लेवल तक की सारी फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। अगर कोई नया है तो अगर पूरा लेक्चर देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि कंटेंट किस लेवल का दिया जा रहा है ना। बाकी अब क्योंकि वेक्टर स्टार्ट हो गया है, तो वेक्टर स्टार्ट होने के बाद में तुम्हें रेगुलरली होमवर्क मिला करेगा। अभी तो आज तो पहला ही लेक्चर है, इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, जिसमें वेक्टर्स के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे पहला 11th के बच्चों के लिए तो बिल्कुल नया है। उन्होंने अब तक वेक्टर्स का नाम भी नहीं सुना होगा। तो आज के लेक्चर में तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन टाइप है, उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे उनकी, है ना, क्या डिफाइन कैसे होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। और उसके बाद में इसके ऊपर होमवर्क वगैरह, जैसे नेक्स्ट क्लासेस से जैसे ही होमवर्क वगैरह तो मैं देना स्टार्ट करूँगा, तो जैसे HCV हो गया, ठीक है ना, इरोडो हो गई, पाथ फाइंडर हो गए, इन सब बुक्स से होमवर्क मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली SBT हो गई, ठीक है ना, शशि भूषण तिवारी सर की जो बुक है ना, एडवांस की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। तो इन सब से मैं तुम्हें होमवर्क दिया करूँगा, और एक तुम खुद अपना एक कोचिंग मटेरियल, कोई भी कोचिंग का, जो नेशनल लेवल की कोई बढ़िया कोचिंग हो, वहाँ से तुम कोई किसी भी एक कोचिंग का मटेरियल लेकर के उसको रेफर कर सकते हो। उसका होमवर्क तुम्हें खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कौन सा टॉपिक हमें पढ़ा दिया है उसके हिसाब से। तो अगर ये चीज़ें फॉलो करते रहोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम टू टाइम जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका होमवर्क तुम्हें यहाँ से मैं देता रहूँगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी रेफर कर देना। थ्रू आउट द ईयर फ्री कोर्स रहेगा, किसी भी समय तुम्हें किसी भी कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, ना डाउट ग्रुप के लिए ना क्लासेस के लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो वेक्टर होगा। वेक्टर जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसका चैप्टर फ्लो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे डिफाइंड होती हैं और क्यों डिफाइंड होती हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और उसके बारे में वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा को डिफाइन करने के लिए उसकी बहुत सारी अपने को वो बनानी पड़ेगी सराउंडिंग्स, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि सिंपल अलजेब्रा से ये चीज़ें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वगैरह होता नहीं है। तो वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर डिवीजन पे एक इंपॉर्टेंट सा कहानी है ना। वेक्टर डिवीजन पे जनरली कोई भी बात नहीं करता है, क्योंकि वेक्टर डिवीजन डिफाइंड नहीं होता है। बट मैं तुम्हें बताऊंगा कि वेक्टर डिवीजन डिफाइंड क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और वो सब हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटीज, है ना, उसके हिसाब से कि वो क्वांटिटीज कैसे डिफाइन होती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर होगी कि क्या होगी। उसके लिए सबसे पहले वो एक फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम किसी भी तरीके से मेजर कर पाते हैं। जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर पा रहे हैं वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होगी, और उसके मेजरमेंट के हिसाब से उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। उस कुछ प्रॉपर्टीज के हिसाब से कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो अलग टाइप की होंगी, कुछ प्रॉपर्टी होंगी कोई दूसरे टाइप की होंगी, कुछ प्रॉपर्टी कोई किसी तीसरे टाइप की होंगी। तो उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज की प्रॉपर्टीज, उनके हिसाब से हम उनको क्लासीफाई करेंगे, और हम वेक्टर वगैरह उनको डिफाइन करेंगे, जो चैप्टर का नाम है वेक्टर्स, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? वो क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है, दैट कैन बी मेजर्ड। वो क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज हैं। किस चीज को मेजर कर सकते हो? तो मास मेजर कर सकते हो, ये फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ मेजर कर सकते हो, टाइम मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी, फोर्स, वेलोसिटी, डेंसिटी, मोमेंटम, इंपल्स,
एक्सेलरेशन, तुम जो मर्जी क्वांटिटी सोचो जिसको तुम मेजर कर सकते हो, वो सारी की सारी क्वांटिटीज क्या होती हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फोटोन फ्लक्स हो गया, ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, सारी की सारी क्वांटिटीज जिनको तुम मेजर कर सकते हो वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। जितनी क्वांटिटीज तुम सोच सकते हो जिसका मेजरमेंट लेते हो, जिसकी कोई यूनिट है तुम्हारे लिए कि भाई मैं लेंथ को मीटर में मेजर करता हूँ, मास को किलोग्राम में, ऐसी कोई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी सोच लो, वही फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी। समझ में आ गई यार? तो ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जिसको मेजर करा जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी है। अब उसके बाद में फिजिकल क्वांटिटी ही है, ये एब्सोल्यूट चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी है, सारी चीज़, सारी जो चीज़ें हैं वो फिजिकल, सारी की सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैं सेग्रीगेट करूंगा और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखूंगा और उन ग्रुप्स के अलग अलग नाम होंगे। ठीक है, उनको अपन बोलेंगे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, अगर मैं बोलूँ, है ना, हाँ, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का जो टाइप होगा उसके हिसाब से हमारे सिलेबस में, अगर मैं 11th और 12th के हिसाब से ही बात करूं, सिर्फ और सिर्फ इसी के हिसाब से बात करूं, तो दो ही टाइप की क्वांटिटीज हमारे सिलेबस में। पहली स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज, कौन सी सिलेबस में है? स्केलर क्वांटिटीज। दूसरी जो अपने सिलेबस में है वो वेक्टर क्वांटिटीज। तुम्हें इनके अलावा कोई और क्वांटिटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आई क्या बात? अपने सिलेबस के हिसाब से स्केलर और वेक्टर दो ही क्वांटिटीज अपने सिलेबस में है, दो ही टाइप की क्वांटिटीज, और इन्हीं को हम पढ़ेंगे। ठीक है, या तो हमारे लिए कोई क्वांटिटी स्केलर होगी या फिर वेक्टर होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो स्केलर और वेक्टर मैंने बोला, फिजिकल क्वांटिटीज जो मैंने बोला, और मैंने बोला कि ये दो टाइप की होती हैं, तो एक बोल देते हैं स्केलर है और एक वेक्टर है, दो क्वांटिटीज हमने डिफाइन करी। तो पहली क्वांटिटी जैसे अगर मैं बात करूं, पहली क्वांटिटी जिनको हम बोलेंगे वेक्टर्स, और दूसरी हम स्केलर्स। ठीक है, ये पहली स्केलर लिख लेते हैं, दूसरी वेक्टर लिख लेते हैं, एक ही बात है, स्केलर्स और अगली होगी वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर कौन सी क्वांटिटीज होंगी? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होंगी जिनके पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी मेजर करने वाली यूनिट। इसको हम बोलेंगे नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के अंदर क्या हो गया होता है? मैग्नीट्यूड के अंदर ऑलरेडी न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस में उसकी यूनिट, वो मैग्नीट्यूड के अंदर ऑलरेडी होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताना चाहूँ कौन कौन सी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज होंगी, तो जैसे लेंथ है, लेंथ को डिफाइन करने के लिए तुम्हें डायरेक्शन की जरूरत थोड़ी है कि नॉर्थ में इतनी लेंथ है, साउथ में इतनी लेंथ है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक रोड है, वो 2 मीटर की है, तो नॉर्थ में ले जाने पर अलग थोड़ी हो जाएगी, साउथ में ले जाने पर अलग थोड़ी हो जाएगी, उसकी लेंथ उतनी की उतनी रहेगी। तो लेंथ एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिन क्वांटिटीज को परफेक्टली डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़े, और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज और यूनिट्स जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, अगर सिर्फ उसी की जरूरत है तो वो स्केलर क्वांटिटीज होंगी। मास, मास को डिफाइन करने के लिए तुम्हें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम है ना, वर्क, एनर्जी, हीट, ये सब क्वांटिटीज, जैसे पावर, ये सब वो क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए तुम्हें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है ना। किसी एक ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा? 10 जूल। 10 जूल किधर करना पड़ा, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, उसके ये कोई मायने नहीं रखता ये डायरेक्शन इसके लिए। तो ये डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती जिन क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए, स्केलर होती है। और वेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो वेक्टर के लिए हमारे पास डायरेक्शन भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, प्लस में मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करें, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करें। अदरवाइज अगर कोई क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन भी तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि इस क्वांटिटी के पास में डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है, बट वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रही है, तो वो वेक्टर नहीं होगी। समझ में आ गई क्या बात? ये सफिशिएंट कंडीशन है। अकेली डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड एक सफिशिएंट
कंडीशन नहीं होती वेक्टर होने के लिए, साथ में वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। इसके लिए मैं एग्जांपल तुम्हें बताऊं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज को तुम इसके अंदर फॉलो आउट कर सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि स्पीड, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड के साथ में जब डायरेक्शन ऐड कर दी जाती है कि कितनी स्पीड से किधर जा रहा है, तो वो वेलोसिटी बन जाती है और उसको हम वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि अब उसके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड है। और वेलोसिटी बिना डायरेक्शन की नहीं होती। वेलोसिटी जब भी बताओगे तुम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें बताओगे। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन उसी के साथ बताया जाता है, डायरेक्शन के साथ में। समझ में आ गई क्या बात? फोर्स, फोर्स किधर लग रहा है, कितना लग रहा है, इंपॉर्टेंट है, किधर लग रहा है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम, 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 ठीक है। इंपल्स, टॉर्क, ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, और इनकी कैलकुलेशन वेक्टर अलजेब्रा से ही होती है। सिंपल अलजेब्रा से, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन से इनकी कैलकुलेशन भी नहीं हो पाती है। इसलिए इन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज के उसमें ग्रुप में आती हैं। समझ में आ गई क्या बात? तो ये बिल्कुल मोटा मोटा डिफरेंस था स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में। अब एक कंसेप्ट होता है टेंसर क्वांटिटीज का, है ना, जो कि नीट और जेईई के हिसाब से बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, हालांकि ओलंपियाड के लिए बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, बट क्योंकि बच्चे हैं थोड़ा बहुत सुन लेते हैं कि टेंसर क्वांटिटीज क्या होती हैं कहीं से, और फिर उनके मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि व्हाट इज टेंसर, ऐसा भी कोई होता है, टेंसर भी होती हैं क्वांटिटीज, स्केलर वेक्टर टेंसर, ऐसी तीन तीन क्वांटिटीज होती हैं, हमें सिर्फ स्केलर वेक्टर पढ़ाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना तुम्हें पढ़ाया जाना चाहिए उसके हिसाब से दो ही क्वांटिटीज हैं, स्केलर और वेक्टर। तुम्हें टेंसर क्वांटिटीज का नाम भी ना पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जो तुम्हें मन में रहता है कि हमें पता होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए, बट फिर भी जो क्यूरियोसिटी तुम्हारी है उसके लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि टेंसर क्वांटिटीज क्या होती हैं। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सभी की सभी एक तरीके से तुम मान सकते हो कि एक टेंसर क्वांटिटीज का ग्रुप है, टेंसर क्वांटिटीज का ग्रुप है। और टेंसर क्वांटिटीज की अलग अलग ऑर्डर्स हैं जिनके हिसाब से हम उनको स्केलर, वेक्टर और मैट्रिसेस वगैरह इन सब में, इन सब ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझ में आ गई क्या बात? सबसे पहले तो ये किसी भी तरीके से कहीं पे भी रिक्वायर्ड नहीं है, पहले बता दूं। अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो होता क्या है। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी मैथमेटिक्स से लेकर के, है ना, जनरल कंसेप्ट, किसी भी कंसेप्ट को जनरलाइज करने के लिए टेंसर क्वांटिटी इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज अ टाइप ऑफ क्वांटिटी दैट जनरलाइजेस कंसेप्ट ऑफ स्केलर, वेक्टर, मैट्रिसेस और हायर डायमेंशन स्पेसेस। किसी भी टाइप के डायमेंशंस को अगर जनरलाइज करना है, यानी कि एक जगह लेके आना है, तो वो एक टेंसर है, यानी हर एक क्वांटिटी एक टेंसर क्वांटिटी है। उस टेंसर क्वांटिटी के हिसाब से हम टेंसर किस ऑर्डर का टेंशन है उसके हिसाब से हम उसको अलग अलग उसमें ग्रुप्स में बांटते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर टेंसर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है टेंसर। इस हिसाब से हम उसको ग्रुप्स में बांटते हैं। सारी की सारी क्वांटिटी एक तरीके से मैं मान सकता हूँ कि वो सारी की सारी टेंसर क्वांटिटीज होती हैं। ये टेंसर क्वांटिटीज स्पेशली जो नाम यूज में लिया जाता है, इसमें जो टेंसर नाम यूज में लिया जाता है, ये रिलेटिविटी, हायर रिलेटिविटी जो पढ़ते हैं उसमें, या फिर हायर मैकेनिक्स या फिर हायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह जो पढ़ते हैं, हायर इन द सेंस 11th-12th से हायर, जब अपन यूनिवर्सिटी लेवल पे जब पढ़ते हैं तब हमें इन टेंसर क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। तब हमें, क्योंकि इन स्केलर और वेक्टर के अलावा भी और भी इनके जो टाइप्स हैं उसकी जरूरत पड़ती है, तब जाके हमें इन टेंसर को डिफाइन करने की जरूरत है। अदरवाइज हमें स्केलर और वेक्टर पढ़ने के लिए इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है ना। वो अलग से उनकी अपनी अपनी डेफिनेशन हैं, उन्हीं से हम काम चला सकते हैं। हमें ये पूरा ग्रुप पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, मैं बता देता हूँ तुम्हें ताकि तुम्हारे मन में कोई डाउट नहीं रहे किसी भी तरीके का। तो हायर फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें इन सब की जरूरत पड़ती है, टेंसर क्वांटिटीज को डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है। तो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी कंसिडर्ड एज अ टेंसर क्वांटिटी, जैसे कि मास, डिस्टेंस, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, वर्क, एनर्जी, हीट, करंट, स्पीड है, स्पीड, ये सब, इन सब को हम टेंसर क्वांटिटी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जिसको हमने स्केलर बोला था ऊपर, ये सारे किसके एग्जांपल थे? स्केलर के एग्जांपल थे। मैंने बोला था कि इनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो हमने बोला था कि ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएंगी। ये भी टेंसर हो सकती हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, करंट डेंसिटी। करंट स्केलर है लेकिन करंट डेंसिटी
क्या है बेटा, वेक्टर है। करंट पे काफी सारे वो हैं, बहुत सारे लोगों के अलग अलग अपने अपने व्यूज हैं कि ये टेंसर क्वांटिटी है, देखो डायरेक्शन है, लेकिन ये टेंसर क्वांटिटी है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना। टेंसर क्वांटिटी का वो ग्रुप जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वो सारे के सारे किस में फॉलो आउट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी में फॉलो आउट करते हैं। करंट इज एब्सोल्यूट स्केलर, तुम्हारे एग्जाम में जहां मर्जी आ जाए, कोई भी असर्शन रीजन में आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, जब तक कि वो स्पेशली टेंसर को डिफाइन वर्ड यूज में ना ले, और जो कि नहीं लेगा क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है, तो तुम्हें करंट को स्केलर मान के चलना है। करंट डेंसिटी स्केलर नहीं होता, वो वेक्टर होता है। जब हम करंट टॉपिक पढ़ेंगे तब जाकर के हम पढ़ेंगे कि करंट स्केलर और करंट डेंसिटी वेक्टर क्यों होता है। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है जिनमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। उसके अलावा एरिया हो गया, प्रेशर हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, स्ट्रेस हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये सब क्वांटिटीज, क्योंकि ये सब क्वांटिटीज जो है, एरिया कई बार तुम्हें स्केलर की तरह काम में लेना पड़ेगा, कई बार तुम्हें वेक्टर की तरह काम में लेना पड़ेगा, सेम प्रेशर के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये ऐसी क्वांटिटीज हैं, इन क्वांटिटीज के लिए तुम सिर्फ और सिर्फ स्केलर, अभी अपने सिलेबस में तो इनको हमें स्केलर की तरह ट्रीट करके चलना है स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ क्वांटिटी जैसे एरिया आएगा जिसको हमें बाद में वेक्टर में भी ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनको एक तरीके से वेक्टर और स्केलर दोनों की तरह यूज में लिया जा सकता है। ये स्केलर वेक्टर के अलावा जो ग्रुप बन गए टेंसर क्वांटिटीज के, उन ग्रुप्स का हिस्सा हैं ये। समझ में आ गई क्या बात। अब तुम बोलोगे सर हमें कैसे पता लगेगा, तुम्हें ऐसे पता लगेगा कि बहुत जैसे जैसे तुम चैप्टर पढ़ते जाओगे, सारी क्वांटिटीज के बारे में तुम पढ़ते जाओगे, तो उनके बारे में हर बार बताया जाएगा कि स्केलर है, इसके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए नहीं है, और टेंसर अलग से तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए या तो कोई क्वांटिटी स्केलर होगी या कोई क्वांटिटी वेक्टर होगी, इसके अलावा तुम्हारे लिए सारी अननोन क्वांटिटीज हैं। तुम्हें सभी को या तो स्केलर रखना है या वेक्टर रखना है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो ग्रुप है ये स्केलर क्वांटिटीज का ग्रुप है, स्केलर क्वांटिटीज का, ये वाला जो ग्रुप है ये वेक्टर क्वांटिटीज का है, और ये वाला जो ग्रुप है ये टेंसर क्वांटिटीज का ग्रुप है, जिसको वेक्टर्स में भी सेपरेट नहीं करा जा सकता, ना स्केलर में करा जा सकता। ये अलग टाइप की क्वांटिटीज हैं, हायर ऑर्डर, मैं बोल सकता हूँ हायर ऑर्डर टेंशंस हैं, टेंसर्स हैं, इनको हायर ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। समझ में आ गई क्या बात। अब जो टेंसर क्वांटिटीज हैं, जो अपन ने अलग अलग ग्रुप्स पढ़े हैं, मैंने एग्जांपल ही इस तरीके से लिखे थे, मैंने एग्जांपल लिखे थे बहुत सारे, लेकिन उनको मैंने क्लासिफाई करके अलग अलग पहले लिखे थे। जो टेंसर क्वांटिटीज हैं, जीरोथ ऑर्डर का जो टेंसर क्वांटिटी होता है उसको स्केलर बोलते हैं, है ना। टेंसर क्वांटिटी का जीरोथ ऑर्डर यानी कि जीरो रैंक वाली जो टेंसर क्वांटिटीज होती हैं, वो क्वांटिटीज उनको बोलते हैं, जीरो ऑर्डर वाली क्वांटिटी उनको टेंसर क्वांटिटी उनको बोलते हैं, जिनमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं होती, जिनके लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है। वो जीरो रैंक की या जीरो ऑर्डर की क्या कहलाती हैं, टेंसर क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसा कि हमने ये पढ़ा, इनको स्केलर बोलते हैं, है ना। स्केलर बोलूं या जीरो ऑर्डर की टेंसर क्वांटिटी बोलूं। और जो फर्स्ट ऑर्डर की टेंसर क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर, जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में उनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, ऐसा नहीं रैंडम डायरेक्शन या फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से ट्रीट ना हो, वो वेक्टर है तो वेक्टर की तरह ही ट्रीट हो हमेशा, जिस डायरेक्शन के साथ वो है हमेशा उसी डायरेक्शन के साथ में अगर वो ट्रीट हो रही है तो फिर वो फर्स्ट ऑर्डर की टेंसर क्वांटिटी कहलाएगी, और उसको हम बोलेंगे वेक्टर। वेक्टर इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नेटिक डायरेक्शन एंड फॉलोज वेक्टर अलजेब्रा। ये रैंक 1 के टेंसर होते हैं, फिर फर्स्ट ऑर्डर टेंसर होते हैं। उसके अलावा जो बाकी सब बच गए वो हायर ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर को वो मैट्रिसेस वगैरह बोल देते, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, और भी बहुत सारे हायर ऑर्डर के टेंसर्स होते हैं जो तुम्हें जानने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट मैंने तुम्हें टेंसर क्या होता है ये समझाने के लिए इतना सब कुछ बताया। हायर ऑर्डर टेंसर बाकी सारी जो क्वांटिटी हैं, जैसे एरिया, प्रेशर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब क्वांटिटी, इलास्टिसिटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, ये सब हायर ऑर्डर के टेंसर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, जब भी तुम्हें स्केलर और वेक्टर के बारे में पूछेगा तो इन्हीं एग्जांपल्स के बारे में कहीं ना कहीं वो बात कर रहा होगा, और साथ में जो चैप्टर में पढ़ाता जाऊंगा उनके साथ साथ बताते जाएंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटीज स्केलर है, कौन कौन सी वेक्टर है, और तुम्हें धीरे धीरे खुद से समझ में आने लग जाएगा। आगे जब हम प्रॉपर डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। समझ में आ गई क्या बात। चलो क्लियर है। तो ये टेंसर वाली कहानी जो तुम्हें क्यूरियोसिटी होती है वो उसको अभी यहीं पे रोक देना, और इससे ज़्यादा तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। और आई थिंक मैंने मोर देन सफिशिएंट चीज़ें तुम्हें बता दी हैं टेंसर क्वांटिटीज़ के लिए, जो तुम्हें अभी जानने के लिए जरूरी है। ठीक है, अभी अपन अपना प्रॉपर तरीके से वेक्टर स्टार्ट करते हैं। वेक्टर में हमने बोला था कि अपनी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं अपने हिसाब से हमने दो तरीके की डिफाइन करी हैं, एक तो स्केलर क्वांटिटीज और एक वेक्टर क्वांटिटीज़।
सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज को पढ़ लेते हैं, है ना। स्केलर क्वांटिटीज किस तरीके की होंगी, तो वो क्वांटिटीज दैट फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, कंप्लीटली डिफाइन कर दें हम मैग्नीट्यूड से, एंड डज नॉट रिक्वायर ए डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। जिसके लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ना हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन करी जा सकती है, उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, मास हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो ये करंट हो गया, इन सब के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। हम इनको सीधा जो अभी तक हमने एलजेब्रा पढ़ा है, सिंपल एलजेब्रा, उसी की हेल्प से हम इनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमने अभी तक 10th क्लास में पढ़ा है वो सारी की सारी कौन सी क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर तो तुमने वेलोसिटी का नाम जरूर सुना होगा, एक्सेलरेशन का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन वो वेक्टर किस तरह भी है वो करती हैं, इसके बारे में तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सब तुमने पढ़ा होगा, वो सब स्केलर क्वांटिटीज की तरह उन्होंने तुमने अभी तक ट्रीट करा है, सभी चीज़ों को स्केलर की तरह ट्रीट करा है, क्योंकि वो वन डायरेक्शन के वो होते थे, वन डायरेक्शन के वेक्टर्स होते थे, तो उनको एज एक ही डायरेक्शन के हैं सारे के सारे, कोई अलग डायरेक्शन में है नहीं दूसरा, तो उनको एज ए स्केलर ट्रीट कर लो तो ज़्यादा समस्या होती नहीं है कैलकुलेशन में। बट अब हम अलग अलग डायरेक्शन के वेक्टर्स को ट्रीट करेंगे तो समस्या होगी, तो इसलिए हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा बिल्कुल अच्छे अच्छे तरीके से कि किसको स्केलर बोल देंगे और किसको वेक्टर बोल देंगे। तो वो क्वांटिटी जिनको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है वो स्केलर क्वांटिटीज होंगी। डिस्टेंस जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि कोई एक, जैसे तुम ही हो, अपने घर से निकले, है ना, तुम सीधे चले अपने दोस्त के घर पे, 4 किलोमीटर दूर वो दोस्त का घर था, वहाँ से तुम अपने दोस्त के साथ निकले, 3 किलोमीटर गए और अपने आसपास किसी मॉल में बढ़िया घूमने चले गए, आइसक्रीम आइसक्रीम खाने। तो पहले तुम 3 किलोमीटर राइट में चले, फिर तुमने 90 डिग्री का टर्न लिया उसके घर से, और फिर तुम 3 किलोमीटर और चले और अपने डेस्टिनेशन पहुंचे और अपना टाइम एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो पाथ तुम चले यहाँ से यहाँ तक का, इसमें अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम डिस्टेंस कितना चले, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉय, अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए तो कोई क्या आंसर बताएगा कि तुम कितना डिस्टेंस चले, तो तुम बोलोगे पहले तो मैं 4 किलोमीटर चल के अपने दोस्त के घर पे गया, फिर 3 किलोमीटर चल के वहां से मॉल गए, टोटल कितना हो गया, 7 किलोमीटर चले। क्या इसमें तुम्हें डायरेक्शन की जरूरत पड़ी कि तुम्हें 90 डिग्री घूमना पड़ा, कितना घूमना पड़ा, उसकी जरूरत पड़ी? कुछ जरूरत नहीं पड़ी। तुम ईस्ट में गए, नॉर्थ में गए, साउथ में गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 3 किलोमीटर इधर भी जाते तो भी 4 + 3 7 ही लिखते उसको, 3 + 4 7 किलोमीटर ही लिखते उसको। सही बात है ना यार, तुम इधर जाते तो भी, तो किसी भी डायरेक्शन में चलो, डिस्टेंसेस के लिए तुम जितना पाथ चले थे उस पाथ की लेंथ जो है वो तुम्हारी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, जो होता है कि पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड, लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड, जो पाथ फॉलो किया गया है उस पाथ की जो लेंथ होगी उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। अगर मैं बोलूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस गर्ल, वो क्या बन जाएगा, ये यहां से यहां तक चला है, ये गर्ल यहां से यहां तक चली है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर चली है, तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो 3 किलोमीटर है, और इस बॉय का डिस्टेंस ट्रेवल्ड 7 किलोमीटर है, और उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। ध्यान से समझ लो इस चीज को, तुम्हें आसान लग रहा होगा, बट हाँ, समझने के लिए इतने डिटेल में तुम्हें समझना जरूरी है। आगे चलते हैं कि अगर हम जो स्केलर क्वांटिटी है इसको सिंपल अरिथमेटिक से हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसके बारे में लिखना चाहूँ स्पेसिफाई करके, स्केलर क्वांटिटीज आर एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक। ऑलवेज, यानी कि इनको ऐड करने के लिए तुम्हें सिंपली ऐड करना है एक दूसरी क्वांटिटीज को, 3 4 2 1 किधर भी जाओ तुम, सिंपल अरिथमेटिक एडिशन करना है और ये स्केलर क्वांटिटीज का कैलकुलेशन होगा इस तरीके से। दूसरा, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होंगी, व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए अगर हम देखेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी वो वाली जिनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए एक तो मैग्नीट्यूड जरूरत हो, साथ साथ में वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन की जरूरत हो। ऐसी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है, अलोंग विद वन कंडीशन कि वो वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करें। अलोंग विद वन कंडीशन यहां पे लिखना चाहूं तो अलोंग विद वन कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है, दे मस्ट फॉलो
वेक्टर अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा नहीं जो तुमने अभी तक पढ़ा था 10th क्लास तक कि सीधे चीज 3+2 5 होता है और 3 - 2 1 होता है। इस सिंपल वाले अलजेब्रा से नहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन होना चाहिए उनका। वो अपने स्पेशल टाइप के एडिशन जिसको वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं, वो आप उसके लिए अलग टाइप से अलजेब्रा डिफाइन है पूरा, किस तरीके से दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होते हैं, कैसे ऐड होते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट होती हैं, वो उस रूल्स के अकॉर्डिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन होना चाहिए उनका, सिंपल अलजेब्रा के थ्रू नहीं होना चाहिए। अगर सिंपल अलजेब्रा के थ्रू हो रहे हैं फिर चाहे डायरेक्शन हो चाहे ना हो, स्केलर ही रहेगी, है ना। तो वो क्वांटिटी जिनके लिए डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन की जरूरत हो, साथ में ही वो क्वांटिटीज वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती हों, तो वो क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगी। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, अब तुम बोलोगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सर एक ही जैसी चीजें हैं, हमने 10th में पढ़ा था, बट अभी पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा वो एक ही जैसी दिखती हैं, वो एक है नहीं। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, इन सबको डिफाइन करने के लिए तुम्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में इनके डायरेक्शन की भी जरूरत है। और ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, सिंपली ऐड नहीं होते हैं ये, है ना। डायरेक्शन की वजह से सिंपली ऐड हो नहीं पाते हैं। जैसे कि डायरेक्शन की अगर हमें जरूरत है किसी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, तो डायरेक्शन हम सर जैसे अगर ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस की बात करें, ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस हम बात करें, तो ये बन जाएगा कि ये ईस्ट की डायरेक्शन हो जाएगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर गया तो वो ईस्ट में गया, इधर गया नॉर्थ में, इधर साउथ में, इधर वेस्ट में, बीच में गया होगा तो नॉर्थ ईस्ट वगैरह, नॉर्थ साउथ वगैरह, वो सब पढ़ेंगे आगे, बता दूंगा कि किस तरीके से वो बीच के डायरेक्शंस को लिखा जा सकता है। अभी के लिए सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का यूज हो रहा हो, तो हम वेक्टर क्वांटिटी को समझ लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि सेम एग्जाम्पल, वही लड़का गया अपने दोस्त के घर पे गया 4 किलोमीटर चल के, फिर वहाँ से राइट टर्न लिया और 3 किलोमीटर चल के एक मॉल आया, वहाँ पे अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे पहुँचने के लिए इस पर्सन ने, इस बॉय ने राइट एंगल का एक कोण बनाया अपने पाथ पे, पहले 4 किलोमीटर ऐसे चला, फिर राइट टर्न लिया 90 डिग्री का और 3 किलोमीटर गया। डिस्प्लेसमेंट किसी भी क्वांटिटी का कैसे डिफाइन करोगे? अगर तुमने डिस्प्लेसमेंट की सही डेफिनेशन पढ़ी तो हम पढ़ते हो कि इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक जाने वाला डायरेक्ट जो लाइन होता है वो किसी भी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को क्या करता है, शो करता है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करता तो ये 3 किलोमीटर, सॉरी 4 + ये 3, 7 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट की तरफ जाने वाला, ये जो एरो है ये तुम्हें बताता है कि डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, कि तुम कहां से कहां तक, एक्चुअल में तुम यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुए हो। तुम कहां से चल के आए हो उसको कोई मतलब नहीं है, तुम कहां से चल के कहां पे पहुंचे वो डिस्प्लेसमेंट है। तो इधर से चल के तुम ऐसे डायरेक्ट इधर की तरफ एरो, ये फाइनल पोजीशन की तरफ एरो बनाया, तो ये वाला एरो तुम्हें बता रहा है कि तुम इधर डिस्प्लेस हुए हो, इस पोजीशन से, इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन पे यहां पे डिस्प्लेस हुए हो। ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करूं, डिस्प्लेसमेंट होता है डायरेक्ट या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट फाइनली बना, ये दो डिस्प्लेसमेंट से मिलके बना हुआ है। एक तो पहले तुम यहां पे डिस्प्लेस हुए थे इतना, फिर तुम मिलके डिस्प्लेस हुए थे इतना, और इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट से ऐड करके तुम फाइनली इस डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचे हो। सही बात है कि नहीं है? तो ये जो तुम्हारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा, ये D1 डिस्प्लेसमेंट और ये D2 डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के एडिशन से मिलकर के तुम्हारे फाइनल डिस्प्लेसमेंट बना हुआ है। समझ में आई क्या बात? तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो अगर तुम्हें लिखा जाए, पूछा जाए कि बॉय का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो तुम बोलोगे कि देखो इधर मैं चला 4 और इधर चला मैं 3, तो ओवरऑल मुझे ये डायरेक्ट ये डिस्टेंस बतानी है, यही मेरा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या बन जाएगा, √ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, D बन जाएगा √ 3 स्क्वायर प्लस 4, सॉरी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 5। स्क्वायर रूट लेने पर वो बन जाएगा 5 मीटर। यानी कि तुम्हारा फाइनली डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर का है इस बॉय का। डिस्टेंस इसने 7 किलोमीटर ट्रेवल करी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका 5 ही है। ये एक स्पेशल रूल के थ्रू हुआ है कि ये 90 डिग्री पे था, तभी तुम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा करके और ये डी कैलकुलेट कर पाए। मैं बोलता कि एक पार्ट आदमी इधर था, फिर वो इधर गया, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? ये किसी अलग रूल के थ्रू होगा, मतलब इसकी कैलकुलेशन अलग तरीके से होगी। सीधे तो इन दोनों को ऐड करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। इसको निकालने के लिए तुम्हें कुछ अलग जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये जुगाड़ जो डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, इस ये इनका डायरेक्ट
डायरेक्शन के साथ में एडिशन करने पर ये तुम फाइनली इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुए हो, तो ये डायरेक्शन जो तुम्हें बता रही है कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुए हो, और ये लेंथ तुम्हें बता रहा है कि तुम इतने मैग्नीट्यूड के बराबर डिस्प्लेसमेंट हुए हो। तो इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो ये वेक्टर अलजेब्रा होता है। समझ में आ गई क्या बात, कि ये जो चीज क्वांटिटी, इसको कैलकुलेट करने का तरीका तुम्हारा वेक्टर अलजेब्रा होता है। D1 जो पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तुम्हारा, पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 4 किलोमीटर का, किधर की तरफ, ईस्ट के डायरेक्शन में, ये पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा जाएगा। दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 3 किलोमीटर साउथ में, और फाइनली जो नेट डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो D1 प्लस D2, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा 4 किलोमीटर ईस्ट प्लस में 3 किलोमीटर साउथ, ऐसा लिखा जाएगा कि पहले ईस्ट में गए फिर साउथ में गए। अब 4 किलोमीटर ईस्ट प्लस 3 किलोमीटर साउथ को कैसे ऐड करें? अगर अकेला 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर होता तो 3 + 4 7 हो जाता, लेकिन 4 किलोमीटर ईस्ट को 3 किलोमीटर साउथ में कैसे ऐड करें, ये डायरेक्शन के साथ चीजों को ऐड करना वेक्टर अलजेब्रा में बताता है। इसके लिए हमें अलग से एक अलजेब्रा डिफाइन करना, हम पूरा डेवलप करेंगे, इसकी नई मैथ डेवलप करेंगे, वेक्टर्स क्वांटिटीज को एडिशन सब्ट्रैक्शन की नई मैथ डेवलप करनी पड़ेगी हमें। लेकिन तुम टेंशन ना करो, जैसे तुम्हें बचपन में जितना वो लगा था, एफर्ट लगे थे एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखने के लिए, उतना नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी बढ़ चुकी है। अब तुम वो चीज़ें जल्दी समझ जाओगे। ये कोई बहुत अलग तरीके का नहीं है, चीज़ें अभी तक तुमने पढ़ रखी, उनका अलग तरीके का एप्लीकेशन है, बस अलग तरीके का एप्लीकेशन, ये अलग तरीके का अलजेब्रा है। समझ में आ गई बात? वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होंगी और कैसे इनकी जरूरत पड़ेगी, क्यों इनकी जरूरत पड़ रही है। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक अलग तरीके का एडिशन करना पड़ रहा है, जो कि हम राइट एंगल था तो हमने पाइथागोरस से निकाल ली, अदरवाइज कोई और एंगल होता तो किसी और तरीके से निकालते, ठीक है ना। और ये तरीका ही जो हमें बताता है उसको वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। आगे अगर हम बात करें कि वेक्टर क्वांटिटीज जो होंगी, जो हम बोल रहे हैं कि भाई डायरेक्शन भी होना चाहिए उसके पास में, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए उसके पास में, उसके साथ साथ में जो वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर बोले ए वेक्टर क्वांटिटी must obey the rules of vector algebra। वेक्टर अलजेब्रा का रूल फॉलो करना मस्ट। अगर वो नहीं कर रही है, अगर किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों है लेकिन वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं कर रही, सिंपल अलजेब्रा से ऐड सब्ट्रैक्ट हो जा रही है, तो फिर वो वेक्टर नहीं है। वेक्टर को, उनको एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए स्पेसिफिक वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, अलोंग विद उसकी जो प्रॉपर्टी है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं इस वेक्टर क्वांटिटी पे, तो जो वेक्टर्स हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो अलजेब्रा होता है, या फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए जो तरीका होता है उसको निकालने के लिए, वेक्टर्स आर नॉट एडेड बाई सिंपल अरिथमेटिक। सिंपल अरिथमेटिक से हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, बट एडेड बाई, इनको ऐड करने के लिए ए न्यू रूल, जिसको हम बोलेंगे वेक्टर अलजेब्रा का वो रूल, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसको बोलेंगे। एक नया तरीका डिफाइन करेंगे, ट्राइंगल लॉ बोलते हैं उसको, जिसके थ्रू हम वेक्टर्स की क्वांटिटीज का एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। बट उसको सीखने से पहले हमने बताया है कि इस तरीके से हम करेंगे, पहले हम वेक्टर्स के बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे तुमने बचपन में भी जब एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा था, उससे पहले तुमने पूरी काउंटिंग सीखी थी, नंबर सिस्टम सीखा था। पहले नंबर्स होते हैं, जीरो भी होता है कुछ, 1 2 3 4 5 नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। फिर तुमने उनका एडिशन की 1 + 1 क्या होता है, 1 - 1 क्या होता है, ये सब चीज़ें फिर बाद में सीखी थी। तो पहले उसके बारे में पहले चीज़ें पूरी सीखी थी कि वो नंबर्स डिफाइन कैसे हैं, एक के बाद एक चीज़ आती कैसे हैं, कैसे कैसे नंबर्स बनते हैं। अब उसके बाद हम जब वेक्टर पढ़ रहे हैं कि इसकी नई एडिशन की मैथ हमें डेवलप करनी, तो पहले वेक्टर के बारे में पूरी जानकारी हो हमारे पास में, तभी हम उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ी थिंकिंग डेवलप कर पाएंगे। और अगर हमने ये अंडरस्टैंड अच्छे से कर लिया कि वेक्टर क्वांटिटीज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या चीज़ें, क्या कैसा बिहेवियर है, तो फिर इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। और तुम अगर पूरा लेक्चर फॉलो करोगे, तुम्हें देखिएगा धीरे धीरे कि चीज़ें आसान होती जा रही हैं। पहले एकदम से नहीं लगी थी चीज़, लेकिन अब वो धीरे धीरे फैमिलियर होती जा रही है। सबसे ज़्यादा जो डिस्प्यूट होता है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट तरीके से हमेशा किसी भी क्लास में बताया जाता है, वो बताया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में।
किसके बारे में बताया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। उसको स्पेसिफिकली सब बताते हैं कि ये एक टेंसर क्वांटिटी है। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्यों बताया जाता है मैं तुम्हें बता दूं। सबसे पहले तो इसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। अब तुम बोलोगे सर करंट के पास कैसी डायरेक्शन? अभी बताता हूं। सबसे पहले इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। समझ में आ गई क्या बात? इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और क्योंकि करंट के पास स्पेसिफिक डायरेक्शन कौन सी है? करंट के पास स्पेसिफिक डायरेक्शन है करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जैसे कि मान लो वायर ले लिया मैंने, एक वायर है इसमें ये करंट ऐसे आ रहा था, तो ये इसमें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा होगा। एक वायर था जिसमें भी इधर से इधर फ्लो कर रहा होगा, तो इसके कंपैरिजन में ये भी कोई हायर पोटेंशियल पे होगा, ऐसे करंट फ्लो करता हुआ आया। इसमें मान लो 3 एम्पियर आया, इसमें 4 एम्पियर आया। तो आगे कोई एक वायर बना दिया मैंने इस जंक्शन पे। जंक्शन लो तुम बताते हो कि किसी भी जंक्शन पे आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होता है, तो ये वाला करंट 5 एम्पियर हो गया। अब ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये जो वायर्स हैं इनके बीच का एंगल कितना है, ये पैरेलल थे कि इनके बीच में कोई एक्यूट एंगल था कि ऑब्टूज एंगल था। आने वाला करंट हमेशा जाने वाले करंट के बराबर होगा, बस इतना सा पता होना चाहिए। ये सिंपल अरिथमेटिक को फॉलो कर रहा है कि किसी भी जंक्शन पे आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होगा। सिंपल अरिथमेटिक लग रहा है कि आने वाले करंट्स का एडिशन इक्वल टू जाने वाले करंट्स का एडिशन। उसमें डायरेक्शन वगैरह सब कोई रोल नहीं है। अगर ऐसा है तो वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। इस पर काफी जोर देकर बताया जाता है कि ये टेंसर क्वांटिटी है, देखो डायरेक्शन भी है लेकिन इसको वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या हो गया भाई? अब मैं बोलूं तुम्हें कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने मास इधर रख दिया, फिर मैंने मास इधर रख दिया, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। मैंने इस वायर को जो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, मैं ऐसे घुमा दूं इसको, तो क्या करंट थोड़ी बदल जाएगा? करंट है चार्ज पर टाइम कितना फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शन से, पर टाइम कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वो करंट है। अब उसको वायर को घुमा देने से या कि कहीं और रख देने से वो बदल थोड़ी ना जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर तुमने पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा, उसमें वायर में करंट यानी कि करंट का रेट ऑफ फ्लो सेम रखा, तो वो उतना का उतना करंट रहेगा, कहीं पे भी लेके जाओ, उस डायरेक्शन का कोई सेंस ही नहीं है। समझ में आ गई क्या बात? तो इस तरीके से ये एक सिंपली स्केलर क्वांटिटी है ना। टेंसर क्वांटिटी की हायर ऑर्डर की कोई क्वांटिटी नहीं है, ये हायर ऑर्डर की टेंसर क्वांटिटी नहीं है, सिंपल एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन हमें लगता है कि डायरेक्शन है, वो हायर से लोअर वो करंट फ्लो करता है तो करता है, लेकिन वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। वो सिंपल अरिथमेटिक की तरह सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं। वो एक रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, वो एक रेट ऑफ फ्लो किसी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज डिफाइंड, एक तरीके से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डिफाइंड है, वो इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखें तो करंट डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ, करंट डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आ गई ये बात? सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है और वेक्टर एडिशन को फॉलो करने की जरूरत भी नहीं है। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट डज नॉट हैव एनी सेंस विद द डायरेक्शन, है ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है ना, सिंपली इट इज, अगर हम बोलें सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वायर को तुम किधर भी घुमा दो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज उसका उतना ही रहना जितना उसका रेजिस्टेंस और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहा, नहीं, उसको जरूरत नहीं है उसको करने की। वो क्वांटिटी डिफाइंड इस तरीके से है कि उसको जो है वेक्टर लॉ फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डिफाइंड है। रेट ऑफ फ्लो मतलब कि किसी क्वांटिटी का किस रेट से वो चीजें फ्लो कर रही हैं, बस वो इस तरीके से डिफाइंड है कि कितना क्रॉस सेक्शन में से हर सेकंड कितना चार्ज निकल के जा रहा है। उसको डायरेक्शन के क्या मतलब, वायर को इधर भी घुमा के रख दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अगर तुम इस तरफ वायर को रख रखा है तो वो इधर इस तरफ जा रहे होंगे चार्जेस, ऐसे घुमा दोगे तो ऊपर चले जाएंगे, ऐसे घुमा दोगे लेफ्ट में आ जाएंगे,
किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसका रेट है वो, उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वो फॉलो करेगा भी नहीं, इसलिए हम इसको सिंपल और सिंपल क्या बोलेंगे, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद में जो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज में जो मोटा मोटा जो डिफरेंशिएशन है ब्रॉड लेवल पे, कि भाई इसके पास मैग्नीट्यूड होता है ओनली, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। अगर इसके पास डायरेक्शन है भी तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में वो चीजें वैसे की वैसी रहेंगी, बदलेंगी नहीं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन बदलने पर चीजें बदल जाती हैं। कोई पार्टिकल है, मैं बोलूँ कि वो ईस्ट में जा रहा है और कोई पार्टिकल वेस्ट में नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है और नॉर्थ में जा रहा है, दोनों अलग अलग कहानियां हैं, दोनों अलग अलग तरीके पे पहुंचेंगे, एक इस तरफ पहुंचेगा कहीं पे, एक इस तरफ पहुंचेगा कहीं पे। वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी में। डिस्प्लेसमेंट की एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ है, एक यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ है, तो वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा कि वो कहाँ से और कहाँ तक पहुंच चुके हैं, उनमें डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस है। लेकिन स्केलर क्वांटिटीज में अगर तुम्हें लग भी रहा है कि उसके पास डायरेक्शन है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। तो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड और इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको। इट हैज एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसके पास एक स्पेसिफिक नंबर और यूनिट होगा जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ये वही कहानी है जो पहली वाली है, वही है ये नंबर, और उसके साथ में डायरेक्शन भी होगा। ये पहला और तीसरा स्टेटमेंट एक जैसा ही है, बस अलग अलग तरीके से लिख दिया जाता है, इसलिए तुम्हें दिखा रहा हूं मैं ना। इसको एक क्वांटिटी के सिंबल से, जैसे मास को m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेंथ को l से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए उस सिंबल के ऊपर एरो लगा दिया जाता है। जैसे वेलोसिटी v, स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं तो वेलोसिटी को v के ऊपर एरो लगाएंगे, v के ऊपर एरो लगाएंगे, स्पीड को सिंपल v से और वेक्टर वेलोसिटी को v के ऊपर एरो से, ये वेक्टर बनेगा, ये वेलोसिटी बनेगी। एग्जाम्पल टेम्परेचर, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब। ठीक है, तो ये हमने काफी अच्छे से समझ लिया है कि वेक्टर कैसे डिफाइंड है और क्या क्या उनका बिहेवियर है। अब डायरेक्शन के लिए कि भाई डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले जो हमें डायरेक्शन दिखती है वो तो हमारी ज्योग्राफिकल डायरेक्शन दिखती है, जो हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट समझते हुए आए हैं, अप एंड डाउन, ये सब डायरेक्शन हमें समझ में आती हैं। तो सबसे पहले तो वही ज्योग्राफिकल डायरेक्शन जो है हमारी, कि नॉर्थ है ना, तुम्हारा जो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन तुम्हें अब नोटबुक को सामने रख के देखोगे तो तुम्हें वर्टिकल सा दिखेगा, नहीं, तुम अपने सामने देखो, जो तुम्हारी टेबल का जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इस टेबल के प्लेन में इसको एक टेबल समझो अपना सामने रखा हुआ हॉरिजॉन्टल, ये टेबल है, और उसमें ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ होगी, ये वाली डायरेक्शन ईस्ट होगी, ये वेस्ट और ये साउथ होगी। समझ में आई ये बात? तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डिफाइंड होते हैं, और उस हॉरिजॉन्टल टेबल से तुम्हारा परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आऊंगा। डॉट मैंने बताया था ना बेसिक में उसमें कि डॉट आउट ऑफ द प्लेन को डिनोट करता है। तो जो तुम्हारी टेबल है सामने, जो टेबल रखी हुई है, उसका प्लेन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसके आउट ऑफ द प्लेन जो बाहर की तरफ क्वांटिटी आएंगे, ऐसे बाहर की तरफ, वो ऊपर की तरफ आएंगी, वो अप, वर्टिकली अप है, और जो इनटू द प्लेन नीचे की तरफ जाएंगी वो वर्टिकली डाउन है। यानी कि तुम्हारे जो हैंड्स हैं वो वर्टिकली ऊपर की तरफ हैं, और तुम्हारे जो पैर हैं वर्टिकली डाउन है तुम्हारे हॉरिजॉन्टल प्लेन से। समझ में आई क्या बात? तो ये कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से वर्टिकली ऊपर जाओगे वर्टिकली अप है, और नीचे जाओगे तो वर्टिकली डाउन। ये डायरेक्शंस हैं। समझ में आ गई क्या बात? बीच की डायरेक्शंस को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे मान लो बीच की डायरेक्शंस हैं 45 डिग्री के एंगल्स पे जो डायरेक्शंस हैं, इनको कैसे डिफाइन करोगे तुम? ये मान लो ये 45 डिग्री पे डायरेक्शन है, तो नॉर्थ और ईस्ट दोनों के बीच में है ना ये, तो इसको नॉर्थ ईस्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच की डायरेक्शन 45 डिग्री वाली, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। इसको ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, क्योंकि दोनों से सेम एंगल है। किसी को पहले लिख दो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ। सिमिलरली ये वाली डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट हो जाएगी, या फिर वेस्ट साउथ, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये भी डायरेक्शंस बनेगी, इधर भी जो डायरेक्शंस होंगी, अगर वो 45 डिग्री पे है तो बिल्कुल बीच का डायरेक्शन, नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट नॉर्थ, एक ही बात है। या फिर बोलूँ कि साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, एक ही बात है अगर वो 45 डिग्री के एंगल्स पे हैं। तो जो बीच की डायरेक्शंस होंगी, साउथ नॉर्थ, साउथ ईस्ट और वेस्ट के बीच की डायरेक्शंस होंगी, उनको उनके नाम से, दोनों के नाम से लिख दिया जाता है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच के साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। इसके अलावा किसी एंगल पे हुई तो 45 वाले को तो बीच में बोल दिया कि 45 बिल्कुल बीच में था तो नॉर्थ ईस्ट बोल दिया। क्या 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री सभी को वही बोलेंगे? अगर सभी को वही बोलेंगे तो फिर ये तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हुई नहीं। समझ में आगे की बात? इसको तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हुई नहीं। 45 डिग्री को स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट बोल देते हैं, बीच वालों के हमें अलग से सिंबल रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ती है ना। कैसे करेंगे? जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमें बीच की कोई डायरेक्शन है 53 डिग्री 37 डिग्री पे, इनकी वैल्यू, इनका डायरेक्शन डिफाइन करना है कि ये किस तरीके से डिफाइंड है।
तो अगर मैं इस डायरेक्शन को डिफाइन करना चाहता हूँ, इस डायरेक्शन के लिए मैं बोलूंगा कि ये सबसे पहले तुम देखो कि तुम किधर से किधर जा रहे हो। नॉर्थ से ईस्ट आओगे तो भी यही डायरेक्शन आएगी, ईस्ट से नॉर्थ जाओगे तो भी एक बार ये डायरेक्शन आएगी, इधर से इधर आने पर भी डायरेक्शन तुम्हें मिलेगी, इधर से इधर जाने पर भी डायरेक्शन मिलेगी। तो वही लिखोगे, अगर तुम इधर से इधर आ रहे हो तो 37 डिग्री मिलेगा तुम्हें, तो तुम लिखोगे 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या लिखोगे? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ऑफ नॉर्थ यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या होता है कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना? 37 डिग्री। 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ होता तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 37 डिग्री इधर होता, लेकिन ये ईस्ट की तरफ है तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ लिखेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऑफ 37 डिग्री। 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब दूसरा, अगर मैं इसी को यहां से इधर जाता तो मुझे 53 डिग्री दिखता, तो मैं इसी को दूसरे तरीके से भी लिखता कि ये 53 डिग्री बनता। लेकिन 53 डिग्री किस है? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाने पर। तो ईस्ट से नॉर्थ, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो गया ये, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ यानी कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट 53 डिग्री, ऐसा लिखा जा सकता है। दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं। नीचे वाले की बात करूं कि इसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले लिखूंगा कि 60 डिग्री है, ईस्ट से आने पर साउथ की तरफ जाने पर मिलेगी, तो साउथ की डायरेक्शन में है, ईस्ट से साउथ की डायरेक्शन में, तो बोलेंगे 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से साउथ की तरफ। दूसरा इसको लिखा जा सकता है किस तरीके से? हम बोल सकते हैं इधर से देखूंगा तो 30 डिग्री और ईस्ट की तरफ है साउथ से, तो मैं लिखूंगा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। दोनों ही इस एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे भी लिख सकता हूं मैं। सिमिलरली यहां पे जब आऊंगा तो ये वाली डायरेक्शन लिखने के लिए मैं जाऊंगा तो 45 डिग्री पे, बिल्कुल ये तो 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट लिखूं या फिर साउथ वेस्ट लिख लूं, एक ही बात है। या फिर 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ लिखूं या फिर वेस्ट साउथ लिखूं, एक ही बात है। 45 डिग्री को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल, क्योंकि सिमेट्रिक है तो सीधे साउथ वेस्ट सीधा ही लिख देते हैं। बीच में अगर इसको देखूंगा तो इस वाले डायरेक्शन को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम खुद से लिखो इसको, फिर मेरे से मैच करना जो मैं लिखूं उससे। पहले तो 20 डिग्री की तरफ जा रहा है नॉर्थ की तरफ, तो 20 डिग्री जाना है नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ। दूसरा इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है कि ऊपर से अगर नीचे आऊंगा वेस्ट की तरफ तो 70 डिग्री चलना पड़ेगा, तो 70 डिग्री वेस्ट की तरफ, कहां से? नॉर्थ से, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, ये तुम्हारी ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस इस तरीके से लिखते हो तुम। अब ये तो डायरेक्शंस हो गई। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कोई वेक्टर को लिखें कैसे? कि हम जैसे मास को m लिख देते हैं, लेंथ को l लिख देते हैं, वेक्टर को कोई वेलोसिटी वेक्टर है उसको कैसे लिखें? तो रिप्रेजेंटेशन हमें आना चाहिए किसी क्वांटिटी का। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम किसी क्वांटिटी का करें, स्क्रिप्ट में कैसे लिखें? एनालिटिकल मतलब कि इसको स्क्रिप्ट में कैसे लिखें, लिखने के तरीके से, सिंबल कैसे लिखें उसका। तो कोई भी क्वांटिटी अगर ए, कोई एक वेक्टर है जिसका नाम ए है, तो उसको सिंपली लिखने के लिए कि उसको पढ़ना ऐसा ना लिखें कि वेक्टर ए लिखें या फिर ए वेक्टर लिखें। इससे जैसे बोलें कि किसी क्वांटिटी का मास 5 kg है तो हम सीधे लिखें m 5 kg है, तो हमने उसको स्क्रिप्ट बना रखा है कि मास को हम m से रिप्रेजेंट कर लेंगे। वैसे ही ए वेक्टर एक ऐसा लिखा हुआ हो तो ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए के ऊपर एरो लगा देंगे, उसको पढ़ेंगे ही हम ए वेक्टर है, या फिर स्मॉल ए होगा तो स्मॉल ए वेक्टर। ठीक है ना, इसको हम रीड ऐसे करेंगे कि ए के ऊपर एरो लगाओ तो हम बोलेंगे इसको ए वेक्टर है, स्मॉल ए के ऊपर लगाओ तो ये ए वेक्टर है ना, इस तरीके से रीड करेंगे। या फिर कई भी कभार कुछ बुक्स के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा कि इसको बोल्ड लेटर्स में लिख दिया जाता है ना। बाकी जो लेटर्स लिखे होंगे वो जिस भी स्क्रिप्ट में लिखे हो उसके कंपैरिजन में बोल्ड में लिखा जाएगा, इसको थोड़ा थिकनेस ज्यादा। तो बोल्ड में लिखा हो चाहे एरो लगा रखा हो, दोनों ही एक ही बात होती है, वो दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वेक्टर को। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं कि मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, भाई वेक्टर है, हमने बोले कि वेक्टर क्वांटिटी इतनी है, वेक्टर के पास मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम बोलेंगे कि इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट डायरेक्शन। विदाउट डायरेक्शन, इसकी मैग्नीट्यूड की यूनिट होगी लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। विदाउट डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे? अगर कोई ए वेक्टर है तो उस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, एरो है ना, ए के ऊपर एरो लगा दिया तो ए वेक्टर पढ़ा जाएगा, और उसके ऊपर ये जो मोड लगा दिया जाएगा तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखा जाएगा। सिंपली ए से भी लिखा जा सकता है ना, बोल्ड में नहीं, बिना बोल्ड के जो नॉर्मल स्क्रिप्ट होती है उसके अंदर ए लिख दिया जाए
तो वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन जाता है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिखने की भाषा में, बोलने की भाषा में लिखेंगे, बोलेंगे इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोलेंगे। लिखा कैसे जाएगा? ए वेक्टर के ऊपर एरो लगा करके या तो मोड लगा दो या फिर सिंपली ए लिख दो, बिना बोल्ड किए। बोल्ड कर दोगे तो फिर वो वेक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। ये स्क्रिप्ट में ये लिखने का तरीका है वेक्टर्स क्वांटिटीज को, किसी भी क्वांटिटी। वेलोसिटी को वी के ऊपर एरो लगाएंगे, फोर्स को एग्जाम्पल मैं बताऊं यहाँ पे, वेलोसिटी अगर लिखोगे तो वेलोसिटी को तुम जनरली वी के ऊपर एरो लगा के लिखोगे। फोर्स को तुम लिखोगे तो तुम लिखोगे एफ के ऊपर एरो लगा करके। एक्सेलरेशन को कैसे लिखोगे? एक्सेलरेशन को तुम लिखोगे ए के ऊपर एरो लगा करके, ठीक है ना। और मैं बोलूँ मोमेंटम को कैसे लिखोगे? मोमेंटम का जो सिंबल होता है वो पी होता है, और मोमेंटम वेक्टर लिखना होगा तो पी वेक्टर लिख देंगे। तो ये ऐसे कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो के साथ में, वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ये तो लिखने का तरीका है। ग्राफिकली हमें क्या बताएगा, कैसे उसको बताएंगे कि ड्रॉ कैसे करेंगे उसको? ड्रॉ करने का भी एक तरीका है उसका, ग्राफिकल मीनिंग होता है या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए लाइन हेडेड विद एन एरो। उसके हेड पे एक एरो होगा, उस एरो को हम हेड बोलेंगे, और जो बाकी बचा हुआ है उसको टेल बोलेंगे। एक एरो मैंने बनाया, इस एरो में इस जहाँ पे एरो है उसको तो हेड बोलेंगे, बाकी बचा हुआ उसको टेल बोलेंगे। और टेल से लेकर हेड की तरफ वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। एरो की डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। तो ये कोई ए वेक्टर है जो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू को रिप्रेजेंट को ज्वाइन करने वाला एक एरो बन रहा है। तो इस वेक्टर ए को लिखने का और भी तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है कि मैं या तो इसको वेक्टर ए लिखूं, या फिर मैं लिख दूं पी से क्यू की तरफ, पी से लेकर के क्यू की तरफ ये एरो बना दिया, तो पी से क्यू को ज्वाइन करने वाला एक एरो, पी की तरफ से लेकर के क्यू की तरफ जाने वाला एक एरो, पी क्यू एरो बन जाए, ये वेक्टर बन जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे इसका? मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या तो हम लिखेंगे ए वेक्टर के ऊपर मैग्नीट्यूड लगा देंगे, या फिर ए लिख देंगे, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, है ना। रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर एरो लगा करके वेक्टर लिख रखा है तो उस पर मोड लगा देंगे, अदरवाइज सिंपल ए लिख देंगे। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या है इसकी? डायरेक्शन होगी इसकी टेल टू हेड। टेल टू हेड इसकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। भाई ये एरो किस डायरेक्शन में है? तो टेल से हेड की तरफ जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन इधर, ये इसके वेक्टर की डायरेक्शन है। कि कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो इसका लेंथ बताएगा, लेंथ जितने लेंथ का एरो होगा उतने लेंथ का उसका मैग्नीट्यूड होगा, और ये डायरेक्शन ये जिधर की तरफ पॉइंट करेगा वो उसकी डायरेक्शन बताएगा। कि कोई वेलोसिटी है अगर इतना बना रखा है तो इतनी लेंथ के बराबर तो उसका मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का। मान लो ये लेंथ 5 के बराबर है तो 5 उसका मैग्नीट्यूड है, और ये उसकी डायरेक्शन है। समझ में आ गई क्या बात? कि कोई पार्टिकल फिर किस इस तरफ चल रहा होगा 5 मीटर पर सेकंड से इस लाइन के लो। समझ में आ गई क्या बात? ये इसका मीनिंग है एरो से रिप्रेजेंट करने का, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का। अब मैं जो बोल रहा हूँ कि मेरी जो बात अगर तुमने नोट करी हो, मैं बोल रहा हूँ कि एरो की लेंथ हमें बताएगा क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इसको अगर मैं पहले ऐसे लिख दूं, पहले बता देता हूं कि क्या है। इट्स लेंथ, इसकी जो लेंथ होगी, इट्स लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू, इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड। यानी कि प्रोपोर्शनल कैसे? जैसे तुमने 10th क्लास में तुमने ग्राफ का एक क्वेश्चन आएगा और तुमने बोला होगा कि दो डब्बे को मैं 1 सेंटीमीटर मान रहा हूँ, एक डब्बे को 1 सेंटीमीटर मान रहा हूँ, एक डब्बे को 1 किलोमीटर मान रहा हूँ। तो तुमने वो यूनिट डिफाइन करी थी ना कि भाई तुम्हारे ग्राफ का जो एक डब्बा है, इस एक डब्बे को तुम 1 किलोमीटर में लिखोगे तो ये कोऑर्डिनेट 1 किलोमीटर हो जाएगा, ये 2 किलोमीटर हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। वैसे अगर हमें कोई डिस्प्लेसमेंट लिखना है और वो डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर का है, तो अब हमारे पास इतना बड़ा पेज थोड़ी होता है कि हम 5 किलोमीटर का एरो बना दें कि भाई ये जो एरो होगा वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में है, उस रेशियो में है। समझ में आ गई बात? डायरेक्शन तो वही रहेगी, डायरेक्शन को तो तुम बड़ा एरो बनाओ चाहे छोटा एरो बनाओ, डायरेक्शन तो वही डिनोट करेगा। तो हम प्रोपोर्शनैलिटी में लेते हैं कि अगर इतनी लेंथ को मैं 5 किलोमीटर बोल रहा हूं तो इसके डबल जो होगा उसको 10 किलोमीटर बोलूंगा। अगर मुझे 15 किलोमीटर का एरो बनाना पड़ेगा तो फिर इसका 3 गुना बनाऊंगा मैं। समझ में आई क्या बात? तो मैं कितना ही छोटा एक एरो बना लूं, वो जितने भी लेंथ का होगा उसका डबल लेंथ का एरो उसके डबल अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा, ट्रिपल लेंथ का एरो उसके ट्रिपल अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है। एरो की लेंथ प्रोपोर्शनैलिटी में डिफाइन कर रखे होती है, अपन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितने हैं, वो एब्सोल्यूट लेंथ के बराबर नहीं होता। 5 किलोमीटर की हम लेंथ नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे ग्राफ्स में तुम वो लेते थे, चाहो तो इस चीज़ को लिख लेना जो मैंने बताया उसको बैक करके, है ना। ये मिट गया मैंने क्योंकि उससे लिखा था पॉइंटर से।
तो ग्राफ में अगर हम यूनिट डिफाइन कर लेते हैं, यूनिट बना ले कि एक बॉक्स इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो अब हम इसको 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर लिख देते हैं। उसी तरीके से ये भी एरो भी, इनकी भी लेंथ प्रोपोर्शनैलिटी में डिफाइंड होती है। समझ में आ गई बात? ठीक है बेटा। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ कि एक फोर्स है, एफ वेक्टर से लिखूंगा, 10 न्यूटन है ईस्ट के अंदर, तो मैं बना दूंगा ईस्ट यानी कि राइट डायरेक्शन में। ये इसको मैंने इतने लेंथ को 10 न्यूटन का फोर्स बोल दिया, ये बोल दिया कि ये 10 न्यूटन का एरो है, मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और डायरेक्शन इसकी ईस्ट की डायरेक्शन में है। तो मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, एरो बना दिया, है ना। लिखने का तरीका तो यही है, 10 न्यूटन ईस्ट और एरो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मैं बोलूंगा कि जो एफ कोई दूसरा वेक्टर है, ये F1 वेक्टर था मान लो, दूसरा F2 फोर्स वेक्टर है, वो 20 न्यूटन ईस्ट में है, तो ईस्ट के अंदर ये जो लेंथ था, इस लेंथ का डबल, ये जो लेंथ था इसका डबल, एक तरीके से मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूं, इस लेंथ का डबल, ये जो तुम्हारा होगा ये 20 न्यूटन और ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से बताना चाह रहा था मैं कि ये इस तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी में होते हैं कि अगर मैं इस लेंथ को 10 न्यूटन बोल दूंगा तो इसका डबल 20 हो जाएगा, इसका आधा 5 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। और वो एरो उस तरीके से रिप्रेजेंट करे, डायरेक्शन के साथ में रिप्रेजेंट कर रहा होगा एरो कि इधर की तरफ है, ईस्ट इधर होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट, तो इधर की तरफ एरो बनेगा। साउथ ईस्ट में बोलता, अगर मैं बोलूँ कोई एग्जाम्पल कि वेलोसिटी वेक्टर है और वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है कोई पार्टिकल, साउथ नॉर्थ ईस्ट लिख लेता हूँ, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो नॉर्थ ईस्ट क्या होगा तुम्हारा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, उसमें बिल्कुल बीच में इधर की तरफ ये जो एरो बनेगा ये 5 मीटर पर सेकेंड का ईस्ट में बन जाएगा, ये 45 डिग्री पे होगा इधर से, ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट नहीं नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे। इसके डायरेक्शन क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे इसके डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ नहीं, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड लिखना है तो उसका डबल कर दूंगा लेंथ। तो इस तरीके से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करा जाता है एनालिटिकली करेंगे तो हम वेलोसिटी वेक्टर से कर देंगे और एरो से कर देंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। अब जो हम वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में हमने बोला, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में बोला कि एक वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए में इसका मैग्नीट्यूड होगा जिसको सिंपल ए से लिखा जा सकता है, या फिर मोड ऑफ ए वेक्टर, या और साथ में उसकी होगी डायरेक्शन। डायरेक्शन को लिखने का जो सिंबल होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन को बोल देते हैं यूनिट वेक्टर, बोल देते हैं कि एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। और उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ए कैप से। ए कैप क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर की डायरेक्शन को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से। तो जो ए वेक्टर बनेगा, ए वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो अगर मैं बोलूं कि डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन होगी वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर तुमने डिवाइड कर दिया तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही बन गया ना। मान लो 5 मीटर का मैग्नीट्यूड था, 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट को 5 मीटर पर सेकंड से डिवाइड कर दिया तो सिर्फ ईस्ट बच गया ना। तो ईस्ट के पास डायरेक्शन है सिर्फ और सिर्फ, उसके पास मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद में मैग्नीट्यूड कुछ बदलेगा नहीं, तो वो एक मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं बेटा, डायरेक्शन को बोल देते हैं यूनिट वेक्टर, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। समझ में आ गई क्या बात। तो जो डायरेक्शन होती है ए कैप को हम एक यूनिट वेक्टर बोलते हैं कि भाई वो सिर्फ डायरेक्शन है, उसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड उसका 1 है। उसको किसी भी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वो नंबर चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऐड हो जाएगी उसमें। समझ में आ गई क्या बात। तो यूनिट वेक्टर जो लिखेंगे हम, यूनिट वेक्टर बोलेंगे कि वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, यूनिट मैग्नीट्यूड होना चाहिए, 1 मैग्नीट्यूड होना चाहिए। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और यूनिट वेक्टर इज डायमेंशनलेस। क्यों डायमेंशनलेस, क्यों होगा डायमेंशनलेस, क्योंकि ए कैप को हमने बोला कि जो ए वेक्टर है उसको हमने ए से डिवाइड कर दिया तो वो क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया। ये एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये ए कैप क्या होगा, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, इसको पढ़ा कैसे जाएगा, ए कैप को लिखा जाएगा यूनिट वेक्टर, या फिर बोलो डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर की डायरेक्शन का डायरेक्शन है, या फिर बोलो ए वेक्टर का डायरेक्शन है, या फिर बोलो ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। और ए वेक्टर का जो ए कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा, ए कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा बेटा, वो 1 होगा। ये बात तुम्हें याद रखनी है।
अब दूसरी बात की डायमेंशन लेस क्यों है। मान लिया कोई वेलोसिटी वी वेक्टर है, एग्जाम्पल कोई वेलोसिटी वी वेक्टर है 5 मीटर पर सेकेंड और ईस्ट में, तो इसकी डायरेक्शन ईस्ट है ना। अब ये ईस्ट कैसे निकलेगा, ईस्ट कैसे निकलेगा, हमें वी कैप डायरेक्शन निकालनी है, तो वेलोसिटी वेक्टर अपॉन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो हम लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट अपॉन में 5 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड, यूनिट के साथ होता है मैग्नीट्यूड। इसको जब डिवाइड करेंगे तो मैग्नेट न्यूमेरिकल वैल्यू से तो न्यूमेरिकल वैल्यू कट जाएगी, और यूनिट जो भी होगी मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कटेगा, न्यूटन होगा तो न्यूटन से न्यूटन कटेगा, फोर्स होगा तो जो भी होगा वेक्टर उसकी जो यूनिट होगी डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड की भी इतनी यूनिट, उनको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक ईस्ट बच जाएगा। ये डायरेक्शन है। क्या ईस्ट के पास में कोई मैग्नीट्यूड है, नहीं है, 1 मैग्नीट्यूड है, तो वो किसी से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ ईस्ट डायरेक्शन ऐड करेगा उसके अंदर, वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ई समझ में आ गई क्या बात। ये इस तरीके से यूनिट वेक्टर्स डिफाइंड होते हैं। कोई डाउट है इसमें, डाउट है तो एक बार पीछे से बैक करके देख लो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं ना। बेस यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जो पढ़ेंगे, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा, क्योंकि ज़्यादातर काम जो होगा, जो भी पूरा अपन ने पीछे बेसिक मैथ पढ़ा उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का तो कहीं जिक्र करा ही नहीं था। ये तो हमने डायरेक्शन की सिग्निफिकेंस पढ़ने के लिए क्या होती है डायरेक्शन, हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम फैमिलियर थे तो मैंने उसके बारे में बताया। बाकी ज़्यादातर काम तो होगा हमारा वो एक्स वाई जे कैप में होगा, एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर होगा। तो हमें एक्स का डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर डिफाइंड है, वाई में कौन सा है, जेड में कौन सा, कि एक्स डायरेक्शन को कौन डिफाइन करेगा, एक्स डायरेक्शन की यूनिट, एक्स डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन डिफाइन करेगा। इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम बोलेंगे या तो हम जैसे एक्स डायरेक्शन है तो उसका एक्स कैप उसके डायरेक्शन बोलेंगे, या तो एक्स कैप बोल देंगे, या फिर हम बोल देंगे उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करा जाता है। एक्स एक्सिस की जो यूनिट डायरेक्शन है, एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करा जाता है। वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो वाई कैप से लिख देंगे या फिर जे कैप से। जनरली जे कैप लिखा जाता है, आई कैप जे कैप लिखे जाते हैं, और साथ में जो के कैप है जेड डायरेक्शन है, इस जेड डायरेक्शन के अंदर जो यूनिट वेक्टर होगा उसको या तो जेड कैप से लिख देंगे या फिर के कैप से लिख देंगे। मोर जनरल जो रिप्रेजेंटेशन तुम्हें देखने को मिलेंगे वो आई कैप जे कैप के कैप मिलेंगे। आज के बाद तुम्हें याद होना चाहिए कि आई कैप मतलब कि एक्स की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, एक यूनिट लेंथ का एक वेक्टर है जो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक्स की डायरेक्शन में हमें 5 मीटर का कोई वेक्टर लिखना है तो उसको 5 को आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 5 आई कैप क्या बन जाएगा, एक्स डायरेक्शन में 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बन जाएगा। समझ में आएगी बात। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इतना है, इसमें इतना है, ऑलरेडी ये डिफाइन करके रखे हमने, नाम याद करके रखे कि आई कैप जे कैप के कैप एक्स वाई जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर्स हैं। सबसे पहली बात तो आई कैप जे कैप के कैप जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। एक पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि जो आई कैप है इसको हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कौन सा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये बन जाएगा तुम्हारा आई कैप। सिमिलरली अगर मैं जे कैप लिखूंगा तो जे कैप क्या बन जाएगा बेटा, ये जे कैप बन जाएगा वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तीसरा मैं लिखूंगा, अगर मुझे जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ के कैप से। के कैप का मतलब होगा जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर। क्लियर है। अगर यही वेक्टर मैं माइनस आई माइनस जे माइनस के लिखूं तो माइनस एक्स एक्सिस भी तो है ना, जैसे साउथ के अपोजिट, सॉरी नॉर्थ के अपोजिट साउथ था, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट था, वर्टिकली अप के अपोजिट वर्टिकली डाउन था, वैसे ही एक्स एक्सिस के अपोजिट माइनस एक्स है, वाई के अपोजिट माइनस वाई है, जेड के अपोजिट माइनस जेड है। तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप और माइनस जेड के कैप वो यही बता रहे हैं, आई कैप का अपोजिट माइनस आई कैप, जे कैप का अपोजिट माइनस जे कैप, के कैप का अपोजिट माइनस के कैप, वो तुम्हें वही बता रहे हैं। नेगेटिव एक्स वाई और जेड एक्सिस की जो डायरेक्शंस होंगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, ये तुम्हारी कौन कौन सी क्वांटिटीज होंगी बेटा, नेगेटिव एक्स वाई जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर्स होंगे। क्लियर है क्या यार। अगर इतना क्लियर है तो ध्यान से देखो, ये एक्स वाई जेड की तुम्हारे बेस यूनिट वेक्टर्स हैं, इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ये तुम्हें याद होने चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें एग्जाम्पल से समझते हैं इनको।
हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन स्टेटमेंट को अगर हम वेक्टर के फॉर्मेट में लिख पाए तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, हमें लगेगा कि हम वेक्टर्स को समझना स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। इतने बेसिक से और इतने एडवांस तक जाएंगे कि तुम्हें कहीं पे भी स्ट्रगल फील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये चीज़ कैसे डिफाइन हुई है सर। और जब मैं हायर एंड पे जाऊंगा तो मैं ये भी नहीं लगेगा कि यार बिल्कुल बेसिक पढ़ा के छोड़ दिया गया। हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो तुम अभी तक इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। तुम सोच रहे हो कि सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर बाकी नॉर्मल जगह जो पढ़ाया जा रहा है वैसा ही हो जाएगा तो बस ठीक है, नहीं। जब हम पढ़ेंगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ बेसिक से लेकर एडवांस तक किस तरीके से लेवल बनाया जाता है, वो ये है एग्जाम्पल, ठीक है। तो हाँ अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, जैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी हमारे लिए, इसलिए मैं इतना डेप्थ में और इतने आराम आराम से बेसिक समझा रहा हूँ तुम्हें। एक पार्टिकल है, ये कार है जो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से एक्स एक्सिस में जा रही है। एक्स एक्सिस के लिए वेलोसिटी जो भी लिखूंगा उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन, या फिर मैं लिखूं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन को वी कैप से लिखेंगे, वी वेलोसिटी के। मैग्नीट्यूड तो दे रखा 5 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन हो यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन बोलते हैं, और यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस का बोलेंगे आई कैप। तो 5 मीटर पर सेकंड आई कैप ये एक वेलोसिटी वेक्टर होगा इस कार का, इसी तरीके से रिप्रेजेंट करा जाएगा, यही फाइनल आंसर है। बस इतना सा लिखना है कि हमें लिखना कैसे है वेक्टर को, सबसे पहले वो सीखना है, ठीक है। दूसरा अगला बोला है कि बॉय है वो डिस्प्लेस हुआ है, 4 किलोमीटर गया है और इनिशियल पोजीशन से वाई एक्सिस के अलोंग, है ना, ओरिजिन से लेकर के या फिर कहीं से भी चला लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग चला। अगर वाई एक्सिस के अलोंग चला है वो इधर की तरफ, तो ये वाली डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन वो तो जे कैप है, और उसका एरो की लेंथ जो है वो 4 किलोमीटर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट को डी वेक्टर से लिख दूं मैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड तो लिखूंगा पहले 4 किलोमीटर, इतना तो उसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या है जे कैप, तो 4 किलोमीटर जे कैप, ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा विद डायरेक्शन। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट बोला है कि फोर्स लिखना है 10 न्यूटन का एक्टिंग ऑन ए बॉडी अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, फोर्स लिखना है। तो फोर्स लिखेंगे, फोर्स लिखेंगे तो फोर्स वेक्टर बन जाएगा फोर्स इनटू उसकी डायरेक्शन। फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 10 न्यूटन है, मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू और वो तुम्हारा यूनिट दोनों आएंगी, तो 10 न्यूटन पूरा एक मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन है माइनस जेड एक्सिस, माइनस जेड एक्सिस में जेड एक्सिस प्लस में तो के कैप बनता है, माइनस जेड में माइनस के कैप बनता है, तो ये बन जाएगा जो फोर्स वेक्टर बनेगा ये माइनस का 10 न्यूटन के कैप। ये माइनस तुम्हें सिर्फ ये बता रहा है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही होता है हमेशा, तो 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड ही है, माइनस के कैप तुम्हें बता रहा है कि वो नेगेटिव जेड में है ये वेक्टर, उसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो ऐसी जो चीजें लिखी जाती हैं उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और हमें पता भी चल जाता है कि डायरेक्शन क्या है, ऐसी क्वांटिटीज वेक्टर की तरीके से रिप्रेजेंट करी हुई क्वांटिटीज होती है, ठीक है। अगला जो अच्छा एग्जाम्पल है अभी के तुम्हारे लेवल के हिसाब से, इस लेवल से काफी ऊपर तुम्हें देखने को मिलेगा। अगर तुम चीजें समझ गए हो तो तुम्हारे लिए ये भी आसान है, जो बेसिक डेफिनेशन अगर तुमने सही से समझी है तो ये तुम एक तुरंत कर लोगे। एक फोर्स वेक्टर लिखना है जो कि 10 न्यूटन का है, यानी कि मैग्नीट्यूड दे दिया हमें एक फोर्स का जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, उसको लिखना है, और वो उसकी डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है, ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में वो वेक्टर होना चाहिए 10 न्यूटन का। सबसे पहली बात वही है कि 10 न्यूटन फोर्स लिखना है तो फोर्स होगा वो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमें पता है कि वो 10 न्यूटन दे रखा है, डायरेक्शन कहां से निकालें। डायरेक्शन के लिए हमें बोल रखा है कि जो एफ की डायरेक्शन है वो ए की डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन ए कैप से लिखेंगे, एफ की डायरेक्शन यानी एफ कैप, ए की डायरेक्शन ए कैप की डायरेक्शन में है, यानी कि हमें जो फोर्स लिखना है वो इस डायरेक्शन में लिखना था, तो एफ कैप इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन मतलब कि ए की डायरेक्शन ए कैप से लिखेंगे। क्या ये यूनिट वेक्टर है? हमें देखने में कई बार ये ऐसा लगता है कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तो एक यूनिट वेक्टर ही होगा क्योंकि सब जगह 1 1 1 ही है, लेकिन सब जगह 1 1 1 होने से वो यूनिट वेक्टर नहीं बन जाता, उसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। समझ में आ गई क्या बात। तो जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आई कैप जे कैप के कैप, इसका मैग्नीट्यूड लिखें कैसे, सवाल अब ये खड़ा होता है। अभी तक तो जो डायरेक्शंस थी वो सिर्फ आई कैप जे कैप के कैप थी, आई कैप जे कैप के कैप ये एक ऐसी डायरेक्शंस थी जिनको हम सीधे सीधे लिख पा रहे थे, और ये एक नया ही वेक्टर आ गया आई कैप जे कैप के कैप, जैसे कि नॉर्थ साउथ नॉर्थ वेस्ट एक डायरेक्शन थी, है ना, साउथ वेस्ट एक डायरेक्शन थी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन थी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की, वैसे ये भी कुछ आई कैप भी है इस डायरेक्शन में, जे कैप भी है, के कैप भी, कुछ अलग तरीके की डायरेक्शन है। इसको अगर तुम करोगे तो तुम्हें इसकी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी यूनिट वेक्टर की, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना,
अभी उसके लिए तुम्हें मैग्नीट्यूड और वेक्टर, अगर ए कैप तुम्हें लिखना है, एफ कैप के लिए तुम्हें ए कैप लिखना पड़ेगा, और ए कैप तुम्हारा बनेगा ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर तो तुम लिख दोगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, ये कैसे निकालोगे? सवाल यहाँ पे अटक जाता है कि कोई वेक्टर जो आई जे की तीनों में किसी एक तरीके से एक साथ रिप्रेजेंटेड है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाए? सवाल हमारे पास नया आ गया है, और जैसे जैसे सवाल बनते जाएंगे हम वैसे वैसे उनका सोल्यूशन ढूंढते जाएंगे। सबसे पहले हमने एक एक इंडिविजुअल डायरेक्शन दिखी, अब वो इंडिविजुअल डायरेक्शन, अगर कोई एक ऐसी डायरेक्शन हो जिसमें तीनों डायरेक्शन कहीं बीच में हो, यानी कि आई भी हो, जे भी हो, के भी हो, कोई पार्टिकल एक्स वाई जेड में कहीं बीच में गया है, जो आई में भी चला है, वाई में भी चला है, जे में भी चला है, तो वो उसके पास तीनों डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि उस वेक्टर में तीनों डायरेक्शन इंक्लूडेड हैं, तो उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कैसे लिखें? वो तो बीच में कहीं है। समझ में आ गई क्या बात? इसके लिए हमें इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अब अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो अब हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि कोई वेक्टर जो जनरल वेक्टर लिखा गया हो उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाए, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। अब हम थोड़ा सा आगे इस पे चर्चा करेंगे। अब इस पे चर्चा करने से पहले इसी तरीके का एक और एग्जांपल तुम देख लो, हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके हिसाब से हम चलेंगे। कि एक वेलोसिटी वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन वो इस फोर्स की डायरेक्शन में हो, तो वापस इस फोर्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तो निकालने, पहले यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसका मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। हमें क्या आना चाहिए बेटा? उसका मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। अब सबसे पहली बात, हम मैग्नीट्यूड निकालें कैसे वेक्टर का? तो हम वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप में बनेगा कैसे, पहले उस पे चलते हैं, फिर हम उसका मैग्नीट्यूड में निकालेंगे और फिर इन क्वेश्चंस पे वापस भी आएंगे। ठीक है, पहले उसका मैग्नीट्यूड में निकालेंगे और फिर इसके ऊपर हम वापस भी आएंगे। उसके लिए सबसे पहले आगे चलते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है जिनमें हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, और उस जरूरत को, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के सबसे पहले हम वेक्टर डिफाइन करते हैं कि कोई भी एक वेक्टर है उसको डिफाइन कैसे करें, उसके पोजीशन, कोई कोऑर्डिनेट x, y, z है, उसको कैसे वेक्टर में रिप्रेजेंट करें। कोई बीच का कोई कोऑर्डिनेट, रैंडम कोई पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट दे दिया गया, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। कोई एक पॉइंट है, उसको लोकेट करने के लिए वेक्टर दैट इंडिकेट्स आइदर द पोजीशन और द लोकेशन ऑफ एनी गिवन पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, वो पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर डिफाइन है कि एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनता है। जैसे कि अगर कोई एक पॉइंट है x, y, z, उसे पहुंचने के लिए तुम्हें पता है, हम उससे पढ़ते हुए आ रहे हैं उससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कि अगर x, y, z पे जाना है तो सबसे पहले तुम्हें x में x चलना पड़ेगा, फिर y में y चलना पड़ेगा, फिर z में z चलना पड़ेगा। तो मान लेता हूँ पहले x में x गया, मैं x डिस्टेंस गया, ठीक है, इतना डिस्टेंस में x में चला, फिर मैं आया z में आऊँगा तो z के पैरेलल आऊँगा ना, इसके पैरेलल ऐसे, ये z डिस्टेंस है तो मान लो मैं यहाँ पे z आ गया, इतना डिस्टेंस आ गया। ठीक, तो या तो ऐसे चल लो, पहले z में चल के फिर x में चल के पहले z में चल लो, या फिर पहले z में चल के फिर x में चल लो, एक ही बात है, दोनों एक ही तरीके से तुम एक ही जगह पे पहुंचोगे। तो या तो पहले x में चल के फिर z में आ जाओ, या तो पहले इस तरफ चल के फिर इस तरफ आ जाओ, या फिर पहले इस तरफ चल के इस तरफ आ जाओ। तो अभी तो तुम इस पॉइंट पे पहुंचे हो और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट सिर्फ तुम x में चले हो और z में चले हो, y में नहीं चले। तो ये पॉइंट मान लो कोई ओरिजिन O था, इस ओरिजिन से तुम मान लो इस पॉइंट A पे आए, A से तुम मान लो इस B पॉइंट पे आए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, x में तुम चले, सॉरी x में तुम x चले हो, y में तुम 0 चले हो, z में तुम z चले हो। ठीक है ना, ये कोई x डिस्टेंस थी, यानी ये x है, ये z डिस्टेंस थी, z के लॉन्ग z है। अब तुम y में चलोगे, y में मान लो तुम ऊपर की तरफ y एक्सिस के पैरेलल ऐसे चलोगे ना, तो y एक्सिस पैरेलल मान लो तुमने y डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो ये y डिस्टेंस इसके पैरेलल यहाँ पे आने के बाद चलोगे ना, इसके पैरेलल तुम यहाँ पे आने के बाद ये डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इस एरो को, ठीक है ना, कि y डिस्टेंस चले तुम, और फाइनली तुम पहुंच गए इस पॉइंट पे। तो ये जो वेक्टर बनेगा यहाँ से ज्वाइन करने वाला ये वेक्टर, अब तुम्हें ये वेक्टर छोटा दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये छोटा वेक्टर है नहीं। 3D में इसको अज्यूम करो, थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि ये जो है ये R वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है, और ये C पॉइंट है जो x, y, z इसके कोऑर्डिनेट है। तो इस C पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा, सबसे पहले तो तुम ABC, सबसे पहले तुम चले हो इस C पॉइंट पे पहुंचने के लिए, सबसे पहले तो तुम O से A तक चले हो, O से A तक का एक
एरो तुमने बनाया, एक वेक्टर तुमने बनाया ओ से ए तक का वेक्टर, ओ से चल के तुम ए में आए हो तो कितना डिस्टेंस चले हो, जेड डिस्टेंस चले हो। तो जेड डायरेक्शन में जेड तुम मैग्नीट्यूड चले हो और के कैप उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर तुम चले हो ए से बी तक, ए से बी कौन सा डायरेक्शन है, वही ए से बी वही डायरेक्शन है जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल चले हो तुम। तो एक्स एक्सिस में इतना चले हो, एक्स कितना चले हो, एक्स चले हो, और डायरेक्शन क्या है थी उसकी, आई कैप। फिर तुम चले हो वाई कैप की डायरेक्शन में, जे की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में उसके पैरेलल चले हो वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में कितना चले तुम, वो तुम चले वाई। तो तुम लिखोगे बी से सी तक का, ये लिखोगे तुम वाई जे कैप, वाई चले हो जे कैप की डायरेक्शन में। तो तुम्हें जो आर वेक्टर पे पहुंचने के लिए फाइनली उसका पोजीशन निकालने के लिए तुम्हें पहले ओ ए चलना पड़ा, फिर ए बी चलना पड़ा, फिर बी सी चलना पड़ा। यानी कि तुम एक तरीके से चले हो जेड के कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तब जाकर के तुम वहां पे पहुंचे हो। और इस आर को मैं आई कैप जे कैप के कैप को सीक्वेंस में अरेंज कर लेता हूं। पहले एक्स में आई चलना पड़ेगा, वाई में जे कैप में वाई चलना पड़ेगा, और के कैप में जेड चलना पड़ेगा। पहले किधर चलता हूं उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। अगर मुझे एक्स को वाई को जेड पे पहुंचना है तो पहले एक्स में चलूंगी, पहले वाई में, कि पहले जेड में, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो पहले किसको लिख रहा हूं उससे फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखूं, या फिर जेड के कैप प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये इस सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने ज्योमेट्री में मैथमेटिक्स में सीख रखा है, जो बेसिक मैथ्स के अंदर जो हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था उसके अंदर हमने सीख रखा है कि ये जो एक्स कोमा वाई कोमा जेड का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो इस वेक्टर का क्या है, ये तो इस वेक्टर की लेंथ है, सॉरी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। समझ में आ गई क्या बात। इस एरो की जो लेंथ है, एरो की लेंथ ही तो मैग्नीट्यूड होता है। तो जो एरो की लेंथ है यहां से यहां तक, इन दोनों पॉइंट को एब्सोल्युटली ज्वाइन नहीं कर दिया, तो अब ये लेंथ तो उस मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगी, प्रोपोर्शन में नहीं है तो उसी के बराबर ही है, क्योंकि तुमने ओरिजिन से उस पॉइंट को सीधे ज्वाइन ही करा है, उसकी प्रोपोर्शनलिटी में इसको डिफाइन नहीं करा, सीधा ज्वाइन करा है। तो इसकी लेंथ, इस एरो की लेंथ इसका मैग्नीट्यूड बनेगा, और इस एरो की लेंथ यानी कि ओरिजिन से इस सी पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। समझ में आ गई क्या बात। मैग्नीट्यूड बोलेंगे इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ एरो ए या फिर वेक्टर आर, एरो आर या वेक्टर आर, जिसको आर मैग्नीट्यूड से लिखेंगे। वो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें पता है कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आ गई क्या बात। यानी कि कोई भी वेक्टर जो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप में लिखा हुआ होगा उसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से लिखा जाएगा बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई भी वेक्टर लिखा होगा उसका जो हम लिखेंगे जो एम्पलीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। ठीक है क्या। इस तरीके से किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। अगर हमें ये पता लग गया है तो अगर हम कोई एग्जांपल लें, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक वेक्टर है जिसको मैंने ए वेक्टर बोल दिया, जो कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है। मतलब कि वो एक्स एक्सिस में तो उसका डिस्प्लेसमेंट 2 है, वाई एक्सिस में उसका जो है वो 3 है, और जेड एक्सिस में उसको 1 चलना है। तो उसका एम्पलीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 1, ये कितना बन जाएगा, रूट 14। क्लियर है क्या यार। इस तरीके से किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। अगर हमने ये सीख लिया है तो अब हम वापस चलते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं इन्हीं क्वेश्चंस पे जहां पे हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत थी। अब इस क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। मैंने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा। ये जो वेक्टर है इसमें ए वेक्टर जो दे रखा है वो ए वेक्टर दे रखा है, तो मैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये ए क्या बन जाएगा बेटा, रूट 3। यानी कि ये जो ए कैप बनेगा वो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई रूट 3, ये इसका मैग्नीट्यूड है, सॉरी यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है दोस्तों, इसका मैग्नीट्यूड है रूट 3, है ना। यानी कि तुम्हें एक्स में 1 चलना, वाई में 1 चलना, फिर जेड में 1 चलना, तो डायरेक्ट ये जो बनेगा वो रूट 3 डिस्टेंस का होगा, और इसका मैग्नीट्यूड रूट 3 है। और इसके हिसाब से फिर जो ए कैप बनेगा, ए वेक्टर बाई ए, वो बन जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई रूट 3। हमें जरूरत थी ए कैप की, वो हमने निकाल ली। अब ए कैप ही एफ कैप है, तो एफ वेक्टर जो बनेगा वो एफ का मैग्नीट्यूड तो है 10 न्यूटन, और उसकी डायरेक्शन कितनी है बेटा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई रूट 3। ये एक वेक्टर बनेगा 10 न्यूटन का, जो कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप की डायरेक्शन में है।
इसकी डायरेक्शन में डायरेक्शन निकालने के लिए यानी कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। ठीक है, ध्यान से देख लेना इसको। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला कि फाइंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस फोर्स की डायरेक्शन में एक वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, इसकी डायरेक्शन में लिखना है। तो एफ वेक्टर जो है वो 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप माइनस 10 के कैप। इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर तो पता हो, इसकी डायरेक्शन तो पता हो। इसकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी? इसका वेक्टर प्लस में इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस में माइनस 10 का स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 20 जे कैप माइनस 10 के कैप। और नीचे तो 10 का स्क्वायर 10 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में बन जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 6 बन जाएगा। नीचे 10 से सारे जीरो कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप डिवाइड बाई √5। ये बन जाएगा एफ कैप। अब हमें जो वेलोसिटी वेक्टर लिखना है उसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू वेलोसिटी का डायरेक्शन, और वेलोसिटी की डायरेक्शन इस फोर्स की डायरेक्शन में ही है, तो वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर फोर्स के यूनिट वेक्टर के बराबर है। और क्योंकि इसकी कोई यूनिट तो है नहीं अब, है ना। अब तुम बोलोगे कि सर वेलोसिटी में फोर्स का यूनिट आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर की कोई डायमेंशन नहीं होती। यही तो हमने देखा था, ऊपर भी न्यूटन और नीचे भी न्यूटन, वो कट गए एक दूसरे से, है ना। डायरेक्शन में कोई यूनिट होती ही नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन होती है सिर्फ। तो वेलोसिटी वेक्टर जो बनेगा, हमें वेलोसिटी कितने मैग्नीट्यूड की लिखनी है? 10 मीटर पर सेकंड की, तो हम लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड। और जो डायरेक्शन होगी वो लिख देंगे आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप डिवाइड बाई √5, या फिर इसको ऐसे लिख देंगे 10 बाई √5 मीटर पर सेकंड इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये बन जाएगा 10 बाई √5 आई कैप में माइनस 20 बाई √5 जे कैप में माइनस 10 बाई √5 के कैप में, और यूनिट है इसकी मीटर पर सेकंड। समझ में आ गई बात? ये वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा जो हमें डिजायर्ड था, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब यूनिट वेक्टर पे क्वेश्चन है कि एक कोई वेक्टर दे रखा है, ये ए वेक्टर है जिसमें स्मॉल ए आई कैप प्लस आई जे कैप बाई 2 माइनस के कैप बाई 3, ये एक वेक्टर दे रखा था। इस वेक्टर को बोला है कि यूनिट वेक्टर है, तो इस स्मॉल ए की वैल्यू बताओ। ऐसे क्वेश्चन बहुत जगह तुम्हें मिलेंगे कि ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू बताओ, या फिर बहुत जगह लिखा मिला कि ये एक यूनिट वेक्टर है, उसकी यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी यूज में हो रही होगी। यूनिट वेक्टर की एक ही प्रॉपर्टी है कि वो सिर्फ डायरेक्शन है, उसके पास मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 1। अगर ये यूनिट वेक्टर ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, अब तुम बोलोगे सर यूनिट वेक्टर को तो एक कैप से लिखना चाहिए था ना, जरूरी थोड़ा ना। कोई वेक्टर हो सकता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, भाई हमारे पास 1 रुपया हो सकता है ना, तो 1 बेसिक उसके मल्टीप्लिकेशन हम चीजें डिफाइन करेंगे। 1 रुपया हो सकता है हमारे पास में, एक पेन हो सकता है, वो 1 तो एक फंडामेंटल मतलब बेसिक क्वांटिटी है जो नंबरिंग सिस्टम को हम डिफाइन करेंगे 1 2 3 ऐसे मल्टीपल में। तो एक वेक्टर हो सकता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको चाहे तुम एक कैप से लिखो चाहे ए वेक्टर से, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मैग्नीट्यूड 1 है उसका दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर बोला हुआ है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो बनेगा वो किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर, और प्लस जेड स्क्वायर यानी कि -1/3 का स्क्वायर, और ये 1 के बराबर हो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/9 इक्वल टू 1। तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा 1 - 1/4 - 1/9। या फिर मैं बोलूँ कि पहले इसको वो कर लेते हैं ऐड, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस नीचे 9 4 जा 36, और 9 + 4 कितना हो जाएगा? 9 + 4 कितना हो जाएगा? 13, है ना। 13/36 इक्वल टू 1 है, तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा 1 - 13/36। तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 36 - 13 डिवाइड बाई 36, और ए स्क्वायर ये कितना बन जाएगा? 36 - 13 तो 26 - 23/36। तो जो ए बनेगा स्क्वायर रूट ले लेंगे, ए की वैल्यू बन जाएगी बेटा कितनी? स्क्वायर रूट ऑफ 23/6, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है भाई, प्लस में लो चाहे माइनस में, यूनिट वेक्टर के लिए उसकी कोई जरूरत डिपेंडेंसी नहीं, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड √23/6 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो क्या बन जाएगा? ये वाला, अगर इसको √23/6 प्लस में लिखो चाहे माइनस में लिखो, तो ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा, उसके अलावा यूनिट वेक्टर नहीं बनेगा, ठीक है ना। उसका यूनिट वेक्टर यूनिट यानी 1 होने के लिए ए की वैल्यू को इतना होना जरूरी है, ये √26 नहीं 23 आएगा, ठीक है।
प्लस माइनस में। तो ये यूनिट वेक्टर्स की और ये डेफिनेशंस हैं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करा जा सकता है, उसकी डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करा जाता है, उस यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन में कोई और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, ये उसके एग्जांपल्स थे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, आगे के बिहेवियर पढ़ेंगे इसके, है ना। तब तक के लिए भाई अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे सारे लेक्चर वगैरह सारी क्लासेस की अपडेट्स तुम्हें मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और जो माफियाज डाउट ग्रुप अपना माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप वो ज्वाइन कर लेना। 10:30 PM पे डेली मैं लाइव आकर के तुम्हारे डाउट डिस्कस करता हूँ, है ना। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को उसमें ऐड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सभी के पर्सनल डाउट सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके तुम ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड्स को रेफर कर देना ताकि वो भी इस फ्री कोर्स का फ़ायदा उठा सके। तो ठीक है भाई, नेक्स्ट लेक्चर अपना इसी वेक्टर को अपन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।